बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहान। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगे वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी, आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिटेल से डिस्कस करना है। इनमें कौन से मेंबर्स आ जाते हैं? इनमें बेसिकली इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो आज हम इंसेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक की नोयत की बात करूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आज की लेक्चर वीडियो आपने बहुत ध्यान से कान खोल के सुननी है। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर, वहां से इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करना है, फिर आने वाली फर्दर लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ इनकी क्लासेस और क्लासिफिकेशन जो है उसको भी डिटेल से शेयर करूंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइंड में ना आपने इंसेक्ट्स ले जाने हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो वो हर जगह मौजूद होते हैं, इर्द गिर्द आपने देखे भी होंगे। तो आपने माइंड में इंसेक्ट्स रखना है, तब जब हम इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ मेंशन किया है कि करेक्टर्स जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की पूछ रही है। मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए, कलरफुल इंटरेस्टिंग से आपके साथ नोट्स शेयर करती हूँ ताकि आपको जो है वो पढ़ना इंटरेस्टिंग लगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जी इन एनिमल्स की बात करें तो इनके पास जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं। यस, इनके पास लेग्स मौजूद होती है। तो लेग्स वाला और अपेंडेजेस वाला जो करेक्टर है वो यहाँ मौजूद है इस फाइलम में। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज कि इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। यस, और वो जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं वो फिर काफ़ी सारा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब इन फंक्शंस में बेसिकली आ जाता है यूज्ड फॉर ईटिंग। सेकंड फंक्शन अपेंडेजेस का है वो ये है कि वो सेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कॉकरोच देखा हो तो कॉकरोच के ऊपर जो दो आपको सींग नजर आ रहे होते हैं कॉकरोच के, जो वो सींग जो है वो बेसिकली इनकी अपेंडेजेस हैं, और वो सेंसिंग के लिए डिटेक्ट करते हैं। वो वहाँ सेंसरी ऑर्गन्स लगे होते हैं तो वो सेंस करने के लिए उनको यूज करते हैं। तो हमने नेक्स्ट इनका जो अपेंडेजेस का फंक्शन पढ़ा वो सेंसिंग में होता है, सेंस करते हैं चीज़ों को। उसके बाद ये मूवमेंट में इन अपेंडेजेस को यूज करते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज कि ये मूवमेंट में इनको हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दैट इज कि अगर हम इस फाइलम की नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो इस फाइलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज आती हैं। दैट मीन्स कि इस फाइलम में ज्यादा स्पीशीज आती हैं एज कम्पेयर टू अदर फाइलम। अभी तक जितने हमने फाइलम पढ़े कहते हैं कि उसमें से इस फाइलम के मेंबर सबसे ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको एक रफ सा अंदाजा दूं, कहते हैं कि 50% से अबव होता है। अब कुछ बुक्स में 64% लिखा और किसी बुक में तो 85% की अमाउंट लिखी होती है। यस, इंसेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं दुनिया में। एनिमल्स में से सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इनकी परसेंटेज ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इनका सेगमेंटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। इससे पहले वाले फाइलम का भी कैरेक्टर था कि वो भी सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, तो इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। हम देखेंगे नेक्स्ट, हेड होता है, थोरक्स रीजन होती है, एब्डोमेन रीजन होती है। क्लियर है? तो इनकी बॉडी भी सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं एक न्यू स्ट्रक्चर में, दैट इज क्यूटिकल। और वो जो क्यूटिकल वो थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल लिखी हुई है, वो ये है कि इनका कंपैरिजन करवाया हुआ है फाइलम एनिलिड से, या फिर इनका जो कंपैरिजन करवाया हुआ है वो है फाइलम एनिलिडा से। दैट मीन्स कि जो आर्थ्रोपोडा हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, उनका एनिलिड्स के साथ एक कॉमन ओरिजिन है। कुछ चीज़ें, कुछ करेक्टर्स इनकी एनिलिड्स से मिलती जुलती हैं। वो करेक्टर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला करेक्टर इनका ये है कि आपको पता है कि एनिलिड्स में, अभी पीछे हमने रिसेंट जो फाइलम डिस्कस किया वो फाइलम एनिलिडा था। तो कहते हैं कि आपको पता है कि जो एनिलिड्स हैं उनका एक करेक्टर ये था कि वो सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। ये भी सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। उनके पास भी अपेंडेजेस थे, इनके पास भी अपेंडेजेस हैं। उनके पास भी क्यूटिकल थी, इनके पास भी क्यूटिकल है। तो कहते हैं कि इन थ्री मेन करेक्टर्स की वजह से हम कहते हैं कि इनका कॉमन ओरिजिन एनिलिड्स है। मतलब कि ये मिलते जुलते हैं क्योंकि इनके कुछ करेक्टर्स हैं वो एनिलिड्स से मिलते जुलते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है दैट इज हैबिटेट। यस, हैबिटेट कहते हैं घर कि कहाँ ये रहते हैं, कौन सी जगह पे ये रहना पसंद करते हैं, या ये किन किन जगह पे मौजूद होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें क्योंकि इनकी नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगी, ये वजह है कि ये हर किस्म के हैबिटेट में मौजूद होंगे। हैबिटेट की बात करें तो दैट मीन्स कि ये एवरीवेयर मौजूद होते हैं, दुनिया की वर्ल्ड की हर जगह पे मौजूद होते हैं। दैट मीन्स अगर हम ज़मीन की बात करें तो ये ज़मीन पे भी नजर आते हैं, पानी की बात करें ये पानी में भी नजर आते हैं, और हम हवा की बात करें तो ये हवा में भी नजर आते हैं।
क्लियर हो गया? इनके आपको हैबिटेट समझ आ गई। मैं फर्दर डिटेल और आपके साथ एग्जांपल इवन इनकी खूबसूरत सेल्फीज के साथ इनकी डिटेल भी शेयर करती हूँ। कहते हैं कि इनके हैबिटेट घर की बात करें तो एक इनका इंसेक्ट्स का घर जो है वो लैंड है, ज़मीन। आपको ज़मीन पे कीड़े वगैरह नजर आ रहे होते हैं। उसके अलावा स्कॉर्पियन जो है वो जिसको बिच्छू कहते हैं वो भी ज़मीन पे रेंग रहा होता है। अब कहते हैं कि कुछ वाटर पे भी मौजूद होते हैं। वाटर की भी आप कह सकते हैं वेराइटी होती है, कुछ फ्रेश वाटर होता है, कोई वाटर जो है उसको मेरीन वाटर माना जाता है। तो वाटर में भी है, फिर हर किस्म के वाटर में मौजूद होते हैं। यस, ये फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं या मेरीन इन्वायरमेंट में भी मौजूद होते हैं। अब मेरीन इन्वायरमेंट में जो जो इनके मेंबर्स आ जाते हैं वो मैंने नीचे आपके साथ पिक्चर बना के शेयर की है। दैट इज कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये बेसिकली सी स्पाइडर है। ये मेरीन में मौजूद होता है, ये मेरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। उसके अलावा ये जो आपको नेक्स्ट नजर आ रही है पिक्चर, दैट इज हॉर्स शू क्रैब। ये आपको हॉर्स शू क्रैब नजर आ रहा है और ये देखा जाए तो ये भी मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि कुछ जो है वो हवा में भी मौजूद होते हैं, वो फ्लाई भी कर सकते हैं। अब वो फ्लाई करने वाले इंसेक्ट में ना आपको पता है कि ये आ जाती है खूबसूरत हस्ती जो कि है लाल बेग। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इसको देख के पीछे स्क्रीन के पे डर के भाग गए होंगे कि ओहो ये स्क्रीन से बाहर ना आ रही, क्योंकि इतना खौफ होता है गर्ल्स को इनका। और इसलिए खौफ होता है क्योंकि उड़ सकते हैं, कि जंप करते हैं तो डर होता है कि उड़ के आगे ऊपर ना आ जाए। इसलिए आपको ये समझना आसान होगा कि इनका हैबिटेट ये एयर भी होती है, क्योंकि ये फ्लाई भी कर सकते हैं। समझ आ गई आपके हैबिटेट्स की? मूव ऑन करते हैं फर्दर। नेक्स्ट अब इनके हमने स्ट्रक्चर देखना। हमने कहा था कि ये सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब दैट मीन्स कि इनकी बॉडी में कुछ सेगमेंट्स मौजूद होंगे। वो सेगमेंट्स क्या है उनकी डिटेल हम देख लेते हैं। अब सेगमेंटेड बॉडी में ना कुछ चीजें आ जाती हैं। दैट इज हेड, इनका फर्स्ट सेगमेंट माना जाता है। अदर इज थोरेक्स एंड द थर्ड वन इज एब्डोमेन। तो ये इनका बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब ये तीनों चीजें आपको इस पिक्चर से समझ आएगी। ये मैंने बड़ी खूबसूरत मॉस्किटो की एग्जांपल ली है, ये किसी को काट रहा है बेचारा। तो आपको ये जो गुस्से वाला इसको सर नजर आ रहा है ना, ये हेड रीजन है। और यहाँ जहाँ ये अपेंडेजेस अटैच हुई हैं, ये आपको ये जो इनको आपको लेग लाइक नजर आ रही है, ये जो पेयर अपेंडेजेस हैं, ये बेसिकली इस बाजुकात इस थोरक्स रीजन पे अटैच होती हैं, बाजुकात एब्डोमेन मोस्टली जो है वो इस थोरक्स रीजन के साथ अटैच होती हैं। वो देखें ये जो विंग्स हैं वो भी इसके साथ अटैच है थोरक्स रीजन के साथ, और इनकी जो लेग्स हैं या अपेंडेजेस हैं वो भी इसी थोरक्स। तो जो सेकेंड पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज थोरक्स रीजन, और एब्डोमेन जो है वो लास्ट वाला इनका ये पेट वाला रीजन। जिस कहते हैं कि इनके पास वेरिएबल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर्स में भी वैरायटी मौजूद होती है। वैरायटी कैसे? कहते हैं कि कुछ जो है वो वर्म लाइक होते हैं, जैसे कि सेंटीपीड्स। अब कुछ को, अब आप नीचे आपको देख रहे होंगे तो आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये नेरीज है। जैसे पीछे हमने फाइलम एनिलिडा पढ़ा था ना, उस फाइलम एनिलिडा के एक मेंबर था नेरीज, वो इसी तरह का आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो वो तो वर्म था लेकिन ये तो इंसेक्ट है, तो ये वर्म लाइक है, उससे मिलता जुलता है। लेकिन अगर आपको इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो खूबसूरत तस्वीर मुझे व्हाट्सएप पे शेयर की थी इसने, ये सेंटीपीड थे। तो ये सेंटीपीड है जो कि वर्म लाइक होता है। कुछ जो है वो फ्लाइंग इंसेक्ट होता है, जैसे मॉस्किटो हो गया। ठीक है, और उनके पास डिफरेंट, उनकी बॉडी में डिफरेंट रीजन्स होती हैं, या उनकी बॉडी डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होती है। हेड होता है, थोरक्स होता है, एब्डोमेन होता है। क्लियर हो गया? उनकी बॉडी जो है ना एक वाटर प्रूफ शीट से कवर्ड होती है। वो जो वाटर प्रूफ शीट है वो बेसिकली क्यूटिकल होती है, और वो जो क्यूटिकल है उसको एपिडर्मिस सिक्रीट करती है। नेक्स्ट अब हमने इनका सिलोम स्ट्रक्चर देखना है कि इनकी सिलोम कैसी होती है, इनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है। अगर इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो वो मेन बॉडी कैविटी नहीं होती। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इनकी बॉडी कैविटी जो है रिड्यूस्ड सिलोम है। इनके पास रिड्यूस्ड सिलोम होती है क्योंकि इनके पास मेन बॉडी कैविटी के तौर पे सिलोम जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती। अब ना इनकी सिलोम में ना एक हम चीज देखेंगे दैट इज हीमोसील। ये रिड्यूस्ड सिलोम रखते हैं, इनके पास मेन बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। अब कहते हैं कि ये जो इनके पास रिड्यूस्ड सिलोम होती है ना, ये रिड्यूस्ड सिलोम इनको कम्युनिकेट करती है ब्लड वास्कुलर सिस्टम के साथ। तो नेक्स्ट जब हम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट वहाँ आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने ऊपर ही फ्लाइंग इंसेक्ट्स की बात की ना, तो मैंने नीचे आपके साथ कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं वो शेयर किए। फिर मैंने आपको साथ वर्म लाइक सेंटीपीड शेयर किया ताकि मैं आपको कंपैरिजन करवा सकूँ कि ये जो है ये वर्म लाइक इसलिए क्योंकि ये पीछे नेरीज से मिलता जुलता है। और फ्लाइंग इंसेक्ट में मैंने काफ़ी सारी, ये देखे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, पता नहीं क्या क्या हस्तियाँ मैंने आपको दिखा दी थी। ये तमाम की तमाम हस्तियाँ जो ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। और यहाँ मैंने आपको ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपके साथ इनके डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लेन कर सकूँ, वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट अब हमने इनके कुछ सिस्टम्स को डिटेल से डिस्कस करना है।
फर्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये डाइजेशन कैसे करते हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। अब पीछे भी हम बार बार जो पीछे फाइलम डिस्कस कर रहे थे वहां भी हमने ये बार टर्म को डिस्कस किया, एलिमेंट्री केनाल। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी एलिमेंट्री केनाल पे मुश्तमिल होता है। एलिमेंट्री केनाल की बात करें तो बेसिकली वो एक ट्यूब होती है जिसकी दो ओपनिंग होती है, जिसकी आप कह सकते हैं कि दो एंड्स होते हैं, दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं और दूसरी ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। एलिमेंट्री केनाल समझ आ गई, बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग को माउथ और लास्ट ओपनिंग जो है उसको हम एनस बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। अब हम इनकी फूड की बात करते हैं कि ये क्या क्या किस्म का खाना, इनका मेन्यू क्या है, अगर ये होटल में जाएंगे तो ये क्या ऑर्डर करेंगे, ये क्या खाना पसंद करते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, ये स्मॉल प्लांट्स पे भी फीड करते हैं, उसके अलावा ये स्मॉल एनिमल्स को भी खाता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो इनका सिस्टम डिस्कस करना है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डिवेलप्ड होता है। अब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज मेल्पिगियन ट्यूब्स। कुछ तो मेल्पिगियन ट्यूब्स की बात करें तो वो आर्थ्रोपोड्स में मौजूद होती है। ये बेसिकली एक ट्यूब होती है जो कि जंक्शन पे मौजूद होती है। अब जंक्शन क्या है, बेसिकली दिस मेल्पिगियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। हाइंड गट ये लास्ट पे आपको जो नजर आ रही है हाइंड गट है, और ये जो लिखा हुआ है ये मिड गट है। तो कहते हैं कि ये जो मेल्पिगियन ट्यूब है ये बेसिकली मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मौजूद होती हैं। आपको ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ना, ये मैंने आपके साथ जो ट्यूब शेयर की है ये मेल्पिगियन ट्यूब है। ये देखें यहाँ लेबल भी किया हुआ है, ये मेल्पिगियंस ट्यूब है। और ये जो ट्यूब्स हैं ये उनका उस इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है। यहाँ से फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट ने एलिमिनेट होना है, और जो नाइट्रोजीनस वेस्ट जिस फॉर्म या जिस शक्ल में एक्सक्रीट होता है उसको हम कहते हैं कि दैट इज सेमी सॉलिड यूरिक एसिड। तो ये सेमी सॉलिड सा यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आगे हमने इनका नर्वस सिस्टम डिटेल से डिस्कस करना है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि इनका नर्वस सिस्टम भी वेल डिवेलप्ड होता है, हाईली डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम इनके पास भी होता है। अपना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली कहते हैं कि इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद होता है। कहते हैं कि ये जो पेयर्ड गैंग्लिया है ना ये बेसिकली सिंपल से ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यस, इनके पास ब्रेन मौजूद होता है लेकिन वो ब्रेन सिंपल ब्रेन होता है। क्लियर हो गया। अब ब्रेन की बात करें तो कहते हैं कि ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है डबल नर्व कोड से। अब नर्व कोड की बात करें ना तो नर्व कोड से आपको पता है कि नर्व्स ने जनरेट होना होता है, नर्व्स ने ओरिजिनेट होना होता है। हो गया। अब गैंग्लिया जो है ना वो जमा है, लेकिन एक की बात करें तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं। कहते हैं कि अगर हम गैंग्लियन की बात करें, एक सिंगल गैंग्लियन की बात करें तो सिंगल गैंग्लियन हर एक सिंगल सेगमेंट में मौजूद होता है। यस, तो हर सेगमेंट में एक गैंग्लियन मौजूद होगा और उस गैंग्लियन से फिर बेसिकली डिफरेंट नर्व्स ने ओरिजिनेट होना और नर्व्स ने ओरिजिनेट होके उस पूरे सेगमेंट में फैल जाना होता है और फिर वो जो है वो पूरी बॉडी में इस तरह फैल जाते हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको नर्वस सिस्टम इनका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि गैंग्लियन जो है वो इनके हर सेगमेंट में मौजूद होता है। नर्व जो है वो इसी गैंग्लिया से फिर एराइज होती हैं, पूरी बॉडी में फैलती हैं और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जो नर्व्स का एक जाल बनता है ना वो फिर उनका नर्वस सिस्टम बनाता है। तो आप में से काफी सारे सोच रहे होंगे कि छोटे से ये तो होते हैं, ये मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, इनके पास दिमाग क्यों होता है, ये क्या यूज़ करते हैं, दिमाग का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं हूँ ना आपको इनको यूज़ समझाने के लिए। आ जाए आप यहाँ। पहले ना इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या चालाक होते हैं। ये बहुत चालाक होते हैं, मच्छर बहुत चालाक होते हैं, मक्खियाँ बहुत चालाक होती हैं। यही वजह कि दिमाग रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ अपना दिमाग इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब छोटू से सिंपल सा दिमाग होता है ना इनके पास, वो कैसे यूज़ करते हैं। उससे समझने से पहले आप सबसे पहले समझ लें सेंसरी ऑर्गन इनके पास मौजूद होता है। वो जो सेंसरी ऑर्गन है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है, वो बेसिकली इनके पास पेयर्ड कंपाउंड आईज और एंटीना की फॉर्म में मौजूद होता है। यस, अगर मक्खी की बात करें ना तो आपने देखा होगा कि मक्खी के करीब ही जाए ना तो वो सेंस कर लेती है, किसी भी हरकत को, किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है कि कोई मेरी चीज़ करीब आ रही है, तो वो उसको डिटेक्ट करने से पहले भाग जाती है। इसी तरह अगर आप लाल बे की बात करें ना तो लाल बे के पास, ये मैं इसकी मूंछों की बात कर रही थी, ये जो मैं कह रही थी ना सींग होते हैं इनके पास, ये जो मूंछें और सींग है ना बेसिकली ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं उस लाल बेग के। होता ये है कि जब भी आप उसके करीब जाओगे तो ये जो एंटीनाज हैं, ये जो मूछे ना इसको एंटीना बोलते हैं, तो ये जो एंटीनाज हैं ये बेसिकली डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा कि कोई चीज़ करीब आ रही है।
तो उनके करीब आने से पहले ये भाग जाते हैं। यही वजह है कि मक्खी के करीब जाए वो भाग जाती है, लाल बेग के करीब जाओगे वो उड़ जाएगा या भाग जाएगा, कोशिश करेगा कि भाग जाएगा। इसी तरह मॉस्किटो की एग्जांपल ले लें। मॉस्किटो आपके हाथ में बैठा होगा ना, आप जोर से कोशिश करोगे उसको मारने की तो आपके हाथ पे लगेगी, वो उड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास सेंस ऑर्गन है जो उसके कंपाउंड आईज में मौजूद होता है। ये जो आईज छोटी छोटी आपको रेड कलर की उनके पास होती है ना, तो ये छोटी छोटी उनके पास कंपाउंड आईज होती हैं, तो उनकी आईज भी सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती हैं और एंटीना भी। यही वजह है कि मच्छर आपके हाथ से पहले उड़ जाएगा और वो आपको चोट लग जाएगी। वो इतने तेज होते हैं कि उनके पास दिमाग, अब समझ आएगा वो दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलेंगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। वहां अब हमने इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं कि ये सिस्टम होगा जो कि उनको सांस लेने में मदद करता है। अब क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सांस तो लेते होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा एक ह्यूमन से अलग से एक इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, थोड़ा सा सिंपल होगा। लेकिन वो क्या होगा, उनके पास भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जो इनको सांस लेने में या गैसेज एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होंगे। बेसिकली इनके पास एक्सटेंसिव ट्रेकियल सिस्टम मौजूद होते हैं। अब जो ट्रेकियल सिस्टम है ना, ये ट्रेकिया पे मुश्तमिल होता है। ट्रेकिया जो है वो एयर ट्यूब्स होती हैं, हवा की जो ट्यूब्स होती है वो ट्रेकिया, आपने ह्यूमंस में भी ये ट्रेकिया पड़ा होगा जिसको सांस की नाली बोलते हैं। तो बेसिकली इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ट्रेकिया मौजूद होता है जो कि गैसेज एक्सचेंज के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। समझ आ गई। ह्यूमंस में भी उसको ट्रेकिया बोलते हैं जिसको सांस वाली नाली बोलते हैं, वो भी गैसेज एक्सचेंज में हेल्प कर रही होती है, सांस की नाली इसलिए तो कहते हैं। इसी तरह जो मेंबर्स हैं आर्थ्रोपोडा के, उनके अंदर भी ट्रेकिया मौजूद होता है जो कि इनको गैसेज एक्सचेंज में हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ एक पॉइंट है दैट इज स्पाइरिकल्स। अब स्पाइरिकल्स की बात करें तो ये बेसिकली ओपनिंग है। किस चीज़ की ओपनिंग है? ये इसी ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसी सांस की नाली की ओपनिंग है जो कि इंसेक्ट के बॉडी की एक्सटीरियर जो है वो ओपन होती है, बाहर की तरफ खुलती है। ये समझने के लिए आप ये स्ट्रक्चर देखें। ये आपको ट्रेक्यूल्स नजर आ रही है छोटी छोटी से, ये आपको एयर सैक नजर आ रही है, ये आपको मेन जो है वो हमने अभी ट्रेकिया पढ़ा जिसको हम एयर ट्यूब्स बोल रहे हैं, ये ट्रेकिया है। और जो ट्रेकिया है ना, ये इंसेक्ट की बॉडी के आउटसाइड ना, यहाँ ट्रेकिया पे कुछ होल्स होते हैं, कुछ ओपनिंग होती है, उसको हम स्पेरिकल्स बोलते हैं। यहाँ से फिर वो जो है वो इन होल्स के थ्रू ये गैस एक्सचेंज करते हैं। यही वजह है कि इनकी सरफेस जो है वो वेट रहती है, गीली रहती है, शाइनी सी इनकी सरफेस होती है। और हमें लग रहा होता है इंसेक्ट्स को देख के कि पता नहीं इन्होंने स्पा करवाया हुआ है, इन्होंने स्किन पॉलिश करवाई हुई, बड़े चमकते हैं। तो बेसिकली वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं तो उनकी जो सरफेस है वो मॉइस्ट रहती है। नेक्स्ट अब हमें कुछ इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन का सिस्टम देखना है, दैट इज कि वो गिल्स के थ्रू भी जो है वो रेस्पायर करते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ डायग्राम भी शेयर कर दी जो कि स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दिखाने का मकसद ये था कि विजुअली भी आपको ये कंसेप्ट जो है वो पक्के हो जाए। अब हमने इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करनी है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत यूनिक होता है। यस, यूनिक इसलिए क्योंकि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। ओपन इसलिए क्योंकि इनके पास कोई वेल डिवेलप्ड, कोई कम्प्लेक्स इनके पास ब्लड वेसल्स या आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज का नेटवर्क नहीं होता। तो कहते हैं कि अगर हम इनके ब्लड फ्लो की बात करें तो वो इनके बॉडी कैविटी में ओपनली ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ये हर टिश्यू को बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा इनके पास प्रिमिटिव हार्ट मौजूद होता है और उस प्रिमिटिव हार्ट से मेन ब्लड वेसल निकल रही होती है। वो मेन ब्लड वेसल जो है वो ही फिर पंप करेगी। जब हार्ट पंप करेगा उस मेन ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद वो बॉडी कैविटी के हर टिश्यू को बात कर देगा। यही वजह है कि हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई खास नेटवर्क नहीं होता ब्लड वेसल का। नेक्स्ट अगर हम इनके ब्लड की नोयत देखें तो मैंने पीछे कहा था कि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं मौजूद होती। विदाउट हीमोग्लोबिन इनका ब्लड होता है, दैट मीन्स हम इनको हीमोलिम्फ बोलते हैं। या ठीक है, तो हीमोलिम्फ जो है वो ब्लड होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं मौजूद होता। यही वजह है कि हम इस ब्लड को हम कलरलेस ब्लड बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अब हमने इनका स्केलेटन डिस्कस करना है। स्केलेटन की बात करें, कहते हैं कि इनके पास ना एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब इनके पास जो स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है। हार्ड जो कवरिंग होती है वो आउटसाइड द बॉडी आपने देखी होगी, तो वो इस तरह की होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्रैब में भी ना आउटसाइड द बॉडी जो है वो आपको हार्ड सी फील हो रही होगी, ये हार्ड सरफेस होती है। तो बेसिकली इनका एक्सोस्केलेटन होता है। इसके पास भी हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, इनके पास भी हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। तो एक्सोस्केलेटन, एक्सो कहते हैं बाहर, स्केलेटन मतलब स्केलेटन, मतलब ये ऐसी स्केलेटन होते हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं। ह्यूमंस के पास जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये जो स्केलेटन होता है ये बाहर आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है। मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी डायग्राम जिससे आपको समझना आसान हो जाए। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो वो काइटिन से मिलकर बना होता है। कहते हैं कि अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें वो भी काइटिन के मिलकर बनी होती है। आर्थ्रोपोड्स की बात करें उनका एक्सोस्केलेटन भी काइटिन से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया? अब काइटिन की बात करें या इसे एक्सोस्केलेटन की बात करें, बेसिकली ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, आपको पता है स्केलेटन के साथ मसल्स ने अटैच होना होता है।
तो यही वजह है कि इनका भी फंक्शन सेम होगा, बस इनकी लोकेशन या पोजीशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो आउटसाइड द बॉडी ये लगे होते हैं, एक्सोस्केलेटन के साथ बेसिकली मसल्स ने अटैच होना होता है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये एक्सोस्केलेटन है, इनके साथ बेसिकली इनके डिफरेंट लेग्स अटैच होती हैं। तो ये मसल्स ही है ना, कहते हैं कि इनके साथ अटैचमेंट तो मसल्स नहीं करनी होती है, मसल अटैचमेंट होगी, तो यही वजह है कि इनको ये जो है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हमें इनकी लोकोमोशन देखनी है कि लोकोमोशन कैसे करते हैं। इनकी जो लोकोमोशन होती है वो बहुत ही एक्टिव और स्विफ्ट मोशन ये शो कर रहे होते हैं। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से ये मूव करते हैं। इवन अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो कुछ ये स्विम करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं और कुछ जो है वो फ्लाई करते हैं। मैंने पीछे आपके साथ जब डायग्राम शेयर की तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ जो है वो स्विम करते हैं जो पानी में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं वो क्रॉल करेंगे जैसे कीड़े हो गए, और कुछ जो है वो फ्लाई करते हैं जैसे मॉस्किटो हो गया, मक्खी होगी। क्लियर हो गया। ये जो है वो इनकी लोकोमोशन डिपेंड करती है कि वो किस हैबिटेट पे रह रहे हैं। जिस किस्म का हैबिटेट होगा वो उस किस्म की लोकोमोशन या मूवमेंट शो करेंगे। क्लियर हो गया। अब अगर हम ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन की बात करें कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो इनको लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो पीछे भी हमने देख लिया कि इनके जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो इनको हेल्प करते हैं। या फिर हमने कहा कि अगर फ्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में हम कहेंगे कि उनके पास पेयर्ड विंग्स मौजूद होते हैं। जैसे मक्खी के पास आपने देखा होगा कि उसके ऊपर, या मॉस्किटो के पास 2 पर मौजूद होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प देते हैं। तो वो क्या होंगे, विंग्स जो है वो भी इनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, और जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो भी इनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस हैबिटेट का रहने वाला वो इंसेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम इनकी सेक्सेस की बात करें, कहते हैं कि इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट नहीं है। मैं बार बार बता रही हूँ, हेर्मोफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जिनके दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद हो, लेकिन इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इनमें जो गुनेड होते हैं, मेल गुनेड जो है वो टेस्टिस होते हैं, और जो फीमेल गुनेड होते हैं वो ओवरीज होते हैं। अब इनमें से टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, ओवरीज जो है वो एग्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो है वो अगली जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने आज की लेक्चर वीडियो का लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को समझें, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि इंसेक्ट्स की लाइफ हिस्ट्री में देखा जाता है। अगर हम इनमें मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट एक दे देती हूँ जहाँ से आपको ये सारे के सारे समझ आ जाएगी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी में चेंज आना, मतलब कि स्ट्रक्चर में चेंज आना। क्लियर है, समझ आ गया पॉइंट। अब नेक्स्ट हम इनका कुछ पॉइंट्स मेन पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम वर्ड मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो वो 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है मेटा, दूसरा है मॉर्फ। मेटा की बात करें उसका मतलब होता है चेंज, और मॉर्फ की बात करें उसका मतलब होता है फॉर्म। तो चेंज फॉर्म मतलब कि फॉर्म में चेंज आना, हालत में तब्दील आ जाना, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, या मॉर्फोलॉजिकल चेंज, समझ आ गया, स्ट्रक्चर में फिजिकली उनमें चेंज आ जाना। अब अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो बेसिकली वो अब्रप्ट चेंज होता है जो कि स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और वो इनकी लाइफ साइकिल में देखा जाता है। उनकी लाइफ हिस्ट्री में ये जो चेंज आना उनके स्ट्रक्चर में, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं एंड अदर वन इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसमें 3 जो है वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं। कितनी? 3 डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस। फर्स्ट जो लाइफ साइकिल में होता है वो है एग, और एग ने जो है वो फाइनली कहते हैं कि लार्वा में डिवाइड होना होता है, और लार्वा जो है वो मोशनलेस प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और मोशनलेस जो प्यूपा है वो फिर कन्वर्ट होता है इनटू अडल्ट। अच्छा, कंप्लीट अगर मॉर्फोसिस की बात करें तो कंप्लीट मॉर्फोसिस में कहते हैं कि जो एग होता है ना वो बिल्कुल अडल्ट से, या जो लार्वा होता है वो बिल्कुल अडल्ट से मिलता जुलता नहीं होता, बिल्कुल चेंज होता है। लार्वा की शक्ल कुछ होती है लेकिन अडल्ट जैसे ही वो बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो रखता है, तो उसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो कहते हैं कि अगर इन कंप्लीट मॉर्फोसिस की बात करें तो उसमें जो लार्वा होता है वो रिजेंबल करता है अडल्ट से। तो जो लार्वा अपने अडल्ट से रिजेंबल करेगा उसको हम निम्फ बोलेंगे। तो लार्वा के लिए इन्होंने निम्फ लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये वो लार्वा है जो कि अडल्ट से मिलता जुलता है। तो इनकम्प्लीट मॉर्फोसिस में जो चेंजेस होने होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने होते हैं, वो ये होता है कि एग जो है वो निम्फ में कन्वर्ट होता है। निम्फ जो है वो बेसिकली वो लार्वा है जो कि अडल्ट से रिजेंबलिंग करता है, ठीक है, मिलता जुलता होता है, लेकिन उन्होंने बाद में अडल्ट में कन्वर्ट होना होता है। लेकिन ये ऐसी स्टेज है जो बिल्कुल मिलती जुलती होगी अडल्ट से। क्लियर है। तो इनकम्प्लीट में एग जो है वो निम्फ में कन्वर्ट होगा, और फिर जो निम्फ है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ जो है वो लाइफ हिस्ट्री में इनके स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस आते हैं, तो इनको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, मतलब कि मॉर्फोलॉजी
साइकोलॉजिकल चेंज आना। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने जो है वो बहुत मेहनत से आपके लिए क्या किया है कि एक एक जहाँ पॉइंट में मुझे लगा ज़रूरत है डायग्राम की, वो मैंने आपकी आसानी के लिए शेयर किया, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। अब आपने इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान से देखिएगा, नोट्स मैंने आपके साथ प्रॉपर हेडिंग्स वाइज शेयर कर दिया, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरेस्टिंग कलरफुल जो है वो आपके साथ नोट शेयर करूँ, तो जिससे आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो। और हाँ, ये जो मैं आपको पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रही होती है, बेसिकली अगर आप पेपर पे भी इन पॉइंट्स को मार्कर से हाईलाइट करोगे, तो जो पेपर चेकर को चीज़ चाहिए होती है वो आप प्रोमिनेंट करके दिखा देते हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।